नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, और डिजीज का मतलब एक व्याधि। सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारी व्याधियों का समूह जो होता है उसको सिंड्रोम बोलते हैं। कुछ कुछ एलोपैथी साइंस ने डिफाइन किया है, टर्मिनोलॉजी ऐसे दिया है। तो सिंड्रोम जो रहते हैं वो परमानेंट ठीक नहीं होते हैं कभी भी, उसके लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता है या कुछ ऐसे। और ये किडनी का एक बहुत बड़ा बीमारी है जो बच्चों को भी पाया जाता है, बड़ों को भी पाया जाता है। तो आज हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे ही बात करने वाले हैं। ये एक तरह का नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर है जिसमें किडनीज डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वह लीक होता है। कहाँ से होता है? तो ब्लड से आता है प्रोटीन, और वह फिल्टर नहीं हो पाता है और वह यूरिन के थ्रू निकलने लगता है। तो जो प्रोटीन लॉस होगा तो शरीर में सूजन आएगी, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को ताकत देता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं तो हम आयुर्वेद के हिसाब से भी देखेंगे, क्योंकि कफज प्रमेह जितने भी हैं वह नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह इशारा करते हैं। कफज प्रमेह के सारे सिम्टम्स। तो इसमें जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस बहुत यूरिन में हो रहा है, तो पूरे चेहरे पे सूजन आती है जिसको हम लोग पफिनेस अराउंड द आईज, अक्षिकूट शोथ, पफिनेस जैसा लगता है, और सुबह के टाइम पे ज्यादा लगता है। फिर पैरों में इडिमा रहता है, शोथ रहता है, जो पिटिंग इडिमा रहता है, मतलब गड्ढा करने पे गड्ढा हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में प्लूरल कैविटी जो रहती है, जो हमारे लंग्स में प्लूरल कैविटी रहती है चारों ओर, वहां पे पानी जमा होता है। तो उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है। मतलब एक तरह से शोथ और प्रमेह, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये व्याधि में दिखता है। और ये शरीर में बहुत ज्यादा पानी अगर हो गया, यहाँ पे अग्निमंद है, धातु अग्निमंद है, आम संचिति है, तो पल्मनरी इडिमा भी हो जाता है, लंग्स के अंदर पानी जमा हो जाता है। और हमारे कफज प्रमेय में हेतु में यही बताया है कि उसमें धात्वग्नि मंद होती है, कफ कर आहार विहार किया जाता है, और उसके वजह से आविल मूत्रता बहुमूत्रता। ऐसा सोचे कि बांध टूट गया है तो शरीर में सब जगह, नहीं जमीन में सब जगह बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी रहेगा। इसी तरह की कंडीशन है। देखिए पानी ही पानी बहुत ज्यादा है, और यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन आ रहा है। यूरिन थोड़ा ही निकल रहा है लेकिन पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। पेरिटोनियल कैविटी में भी पानी होता है, तो उससे असाइटिस जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। एक तरह से उदर व्याधि भी दिख रही है, शोथ व्याधि, उदर व्याधि, और मतलब मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, तो किडनीज का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, और पांडु रोग भी रहता है।
तो कभी कभी इसमें बीपी भी हाई रहता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। मैंने सिंड्रोम इसलिए शुरुआत में कहा कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस इसमें रहते हैं। कफज प्रमेह भी रहेगा, कफज शोथ भी रहेगा, ग्रहणी दृष्टि भी रहेगी, फिर उसके बाद में जलोदर का भी जैसा सिम्टम रहेगा, और फुफ्फुस में भी बहुत पानी जमा है, प्लूरल इफ्यूजन भी रहेगा। कभी कभी पेशेंट को ना झागदार ऐसा यूरिन आता है जिसको हम फेन में बोलते हैं। हमारे कफज प्रमेय में बताया, फेन में या सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, इक्षु में, इक्षु वालिका में, ऐसे जो फिर लसिका में, ऐसे सारे सिम्टम्स दिखते हैं और प्रोटीन जा रहा है ऐसा पता चलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, कि जैसे चावल को धो दिया, चावल को फुला के रखा पानी में, कच्चे चावल को, और उसके बाद में उसको छान के, या फिर उसी चावल को थोड़ा ऐसे मसल दिया, मसलने के बाद पानी के साथ सफेद हो जाता है। वो पानी को आप कभी देखिए ग्लास में डाल के तो कितना गाढ़ा होता है, ऐसा प्रोटीन लॉस होते हुए मैंने देखा है। तो उसको हम बोलेंगे सांद्र में, सांद्र प्रसाद में इतना गाढ़ा गाढ़ा यूरिन, मतलब सफेद सफेद आता है, गाढ़ा गाढ़ा। तो यही प्रोटीन लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इन्वेस्टिगेशन जब हम कराते हैं तो यूरिन सैंपल में हमें पता चलता है कि प्रोटीन यूरिया है, यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन आ रहा है। उसके बाद में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल जो है सीएमपी वो कराते हैं, तो उसमें एल्बुमिन की मात्रा कम रहती है, मतलब हाइपो एल्बुमिनिया ऐसा कंडीशन रहता है। एल्बुमिन शरीर में कम है और सारा प्रोटीन लॉस, एल्बुमिन भी एक तरह का प्रोटीन है, पूरा शरीर से पानी पानी निकल रहा है पूरा। उसी तरह से इसमें कभी कभी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, टोटल एलडीएल का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, ऐसा दिखता है। उसी तरह से इसमें जो वीएलडीएल जो रहता है वह भी बढ़ा हुआ रहता है, एलडीएल भी बढ़ा रहता है, और वीएलडीएल जो रहता है हमारे लिपिड प्रोफाइल का चेक करते हैं उसमें वो भी बढ़ा रहता है। इसी तरह से इसमें हम लोग यूरिया क्रेटिनिन भी चेक कराते हैं, कि रीनल फंक्शन कैसा है, जीएफआर कितना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो कितना है, फिल्टर कितना कर पा रहा है किडनी, वो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम कितना है उसमें, वो कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है, सब देखते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से कफज प्रमेय अगर हम लोग देखते हैं, तो कफज प्रमेय, अभी हम लोग हेतु पे बात करेंगे। प्रोटीन यूरिया अगर हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो इसका क्या कारण है। तो आयुर्वेद में हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें कफकर आहार विहार और बद्ध बद्ध मेद मतलब उसमें दिखता है। मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ऐसे ही दिखता है। एक मिनट रुके, मैं कफज प्रमेय निकाल के आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना है कि प्रोटीन लॉस है तो हम प्रोटीन की दवाई देंगे कि प्रोटीन लॉस ना हो। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है, आयुर्वेद पूरा संप्राप्ति देखता है, हेतु देखता है, हेतु सेवन क्या हो रहा है, पेशेंट को कितने दिन से हो रहा है, क्यों हो रहा है। बच्चों को भी हो रहा है तो उसमें हेतु हो सकता है कि माता ने बहुत कफकर आहार विहार का सेवन किया और उनके स्तन्य से ये जाके और बच्चे को संतर्पणोत्थ व्याधि हो गया है और कफज प्रमेय जैसा शुरुआत हो गया है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जिस व्याधि में बहुत बार अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है उसको प्रमेह कहते हैं। और हेतु में हमने पढ़ा है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्य औदक अनुप्रसापायंसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। इसका मतलब यह है कि हमेशा आराम से बैठे रहना। अभी बच्चों को हो रहा है तो उनकी माता ने ऐसे काम किया है, बैठे रहना, बहुत ज्यादा नींद लेना, एक्सरसाइज न करना, फिर बैठा कार्य करना, फिर शीत चीजें ठंडी चीजें लेना, स्निग्ध चीजें लेना, मेद बढ़ाने वाली जैसे पिज्जा बर्गर जंक फूड। आजकल कैसा है कि वो पाव जो रहता है ना, बड़ा पाव, फिर मिसल पाव, महाराष्ट्र में तो लोग बहुत पाव खाते हैं जो मैदा से बना हुआ रहता है, ब्रेड बिस्किट बहुत खाते हैं, फर्मेंटेड चीजें खाते हैं, पिज्जा बर्गर बहुत खाते हैं जो मैदा से बना हुआ रहता है। ये सारी चीजें क्या करती है, कफ बढ़ाती है, पिष्टमय पदार्थ। फिर उसके बाद में दही का सेवन ज्यादा करना, ग्राम्य आहार, अनुपऔदक मांस का सेवन करना, नया धान्य, नया गुड़, नया पानी, पानी भी जो है ना वो नया बरसाती पानी वो पी ले रहे हैं, गुड़ और गुड़ से बने हुए पदार्थों का अधिक प्रमाण में सेवन करना। ये सब क्या होता है कि कफ को बढ़ाता है। कफ को बढ़ाता है तो क्या करता है, सबसे पहले क्लेदक कफ को दूषित करता है।
शरीर में क्लेदक कफ बढ़ जाने से शरीर अंतर्गत क्लिन्नता बढ़ जाती है। क्लिन्नता मतलब पानी पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा सोचिए कि बाढ़ का पानी पूरे सिटी में बढ़ बढ़ गया, गांव में बढ़ गया, तो क्या परिस्थिति होगी। वैसे शरीर में पूरा पानी पानी हो गया है, किडनीज फिल्टर नहीं कर पा रही है पानी को। और इसमें द्रव गुण बढ़ने से क्या होता है, अग्निमंद हो जाता है। अग्निमंद होगा तो जठराग्निमंद होगा, धात्वग्निमंद होगा, भूताग्निमंद होगा। इससे शरीर का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है और शरीर में अधिक प्रमाण से क्लेद का निर्माण होता है। क्लेदक कफ के साथ पित्त और वायु की भी दृष्टि रहती है। पाचक पित्त विकृत हो जाता है तो पाचक अग्नि विकृत होने से धातु पोषण क्रिया नहीं हो पाती है, परिणमन की क्रिया बिगड़ जाती है। और क्लेदक कफ और पाचक पित्त की दृष्टि होने से समान वायु और अपान वायु की भी दृष्टि होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि समान वायु की दृष्टि होने से अन्न पचतन या आम संचिति बहुत ज्यादा होती है। क्लेदक कफ की प्रमाणता वृद्धि होती है। पाचक पित्त और समान वायु की दृष्टि के कारण धात्वग्नि निर्माण होता है। धात्वग्नि निर्माण हो जाता है तो धातु की प्रमाणता वृद्धि होती है, मतलब विकृत धातु की निर्मित होती है। तो विकृत धातुओं की निर्मित होगी। और वो भी कैसे, जो लिक्विड वाले धातु हैं, जैसे कि मेद है, कच्चा कच्चा मेद, बद्ध बद्ध मेद बनेगा। रक्त भी कच्चा कच्चा बनेगा। शुक्र भी बनेगा। लसिका, वसा, मज्जा, रस, ओज और मांस, ये सब प्रमेह के सात प्रधान दुष्य हैं, है ना। ये मेन बढ़ जाते हैं शरीर में। और दूसरा बोल रहे हैं कि बद्ध अबद्ध, ये शब्द बार बार इन्होंने प्रमेह में बोला है। क्लेदक कफ की दृष्टि होती है, द्रव गुण वृद्धि होती है, अग्नि मांद्य होता है, धात्वग्नि मांद्य होता है, धातुओं का शोषण नहीं हो पाता, धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। और जितने भी लिक्विड वाले धातु हैं, जैसे मेद है, रक्त है, सबसे पहले मेद है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेद की दृष्टि सबसे पहले दिखती है। मेद, रक्त, शुक्र, लसिका, वसा, मज्जा, रस धातु, ओज, मांस और कफ, भुज, भाव पदार्थ सभी की दृष्टि होती है। और इसके वजह से क्या होता है कि और धातुओं में शिथिलता बहुत ज्यादा हो जाती है। सब तो धातुओं पे असर होता है। धातु शिथिल हो रहे हैं, मतलब मॉडर्न की भाषा में देखिए तो प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, धातु शिथिल लूज पड़ रहे हैं। जितना उसमें टाइटनेस रहना चाहिए वो लूज पड़ रहे हैं सारे, प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यूरिन कैसे है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता। प्रोटीन यूरिया जब होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें आविल मूत्रता, बहुमूत्रता। आविल मूत्रता मतलब कीचड़ की तरह और बहुत मात्रा में यूरिन आ रहा है, लेकिन वो यूरिन इतना नहीं है कि पूरा शरीर का क्लेद को निकाल पा रहे हैं। इसी तरह से हमने कफज प्रमेय देखे हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट जब भी आते हैं तो आप लोग ना वो देखा कि यूरिन किस तरह से आ रहा है, वो उदक में है क्या, उदक में स्वच्छ, अधिक मात्रा में और पानी की तरह आविल और पिच्छल मूत्र प्रवृत्ति होती है। इक्षु में गन्ने के रस जैसा। सांद्र में जैसे कि थोड़ी देर रख दिया तो तल भाग गाढ़ा हो जाता है। सुरा में सुरा जैसा। पिष्ट में मतलब जैसे मैदा का रहता है कुछ, तो मिठाई जैसा पिष्ट में पदार्थ मिला ऐसा। शुक्र में शुक्र के जैसा। उसी तरह सिक्ता में मतलब छोटे छोटे बालू के कण की तरह। शीत में मतलब ठंडा। शनेर में मतलब थोड़ा थोड़ा बार बार मूत्र त्याग करता है, लेकिन बहुत ज्यादा करता है बार बार। लाला, लाला में मतलब सलाइवा की तरह। फिर लवण में मतलब लवण रसात्मक। और फेन में मतलब झागदार। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये ज्यादातर ऐसे ही दिखता है कि झागदार यूरिन आ रहा है। प्रोटीन चेक कराते हैं यूरिन में तो प्रोटीन यूरिया रहता है, प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें कफज प्रमेय की चिकित्सा करनी है तो हमें मेडिसिन में तिक्त, रुक्ष, कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। तिक्त भी होना चाहिए, रुक्ष भी होना चाहिए और कषाय रसात्मक द्रव्य करना है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे काढ़े दे सकते हैं जो रुक्ष भी है, तिक्त भी है। जैसे कि पुनर्नवादी कषायम, क्योंकि शोथक भी हमें चाहिए, सूजन पूरे बॉडी का ठीक करना है। शोथक ने तो पुनर्नवादी कषायम। उसी तरह से कुछ रसायन है, धात्वग्नि को भी पढ़ा है, तो गुरुच्यादि कषायम। फिर उसी तरह से हम लोग निशा अम्लक के आदि कषायम। निशा अम्ल की, निशा मतलब हल्दी, अम्ल की मतलब आंवला। तो प्रमेह के चिकित्सा में निशा अम्ल की कषाय बार बार बोला जाता है। इसी तरह से दुर्वादि गण के कषाय, जिसमें दुर्वा है, सारिवा है, नीम है, बासा है, कपिकच्चू है, गुंद्रा है, अभीरू है, अभीरू मतलब शतावरी है, फिर शीतपाकी और प्रियंगू है। इनका काढ़ा बना के जो दें, दुर्वादि गण सुश्रुत संहिता में हम कर देखे तो जो गण कतकादि कतिकादि खदीर आदि कषायम। खदीर जो है वो बहुत ही अच्छा कुष्ठग्न भी है और प्रमेहग्न भी है, उसका देते हैं।
और निशो आत्मादि कषायम, मतलब हल्दी भी है और इसमें गुड़ूची वगैरह है, वो उसका काढ़ा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग भूनिम्ब, भूनिम्ब का काढ़ा बना के अगर दें, नीम का ही टाइप रहता है भूनिम्ब, उसका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कफज प्रमेह की चिकित्सा कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें चंद्र प्रभावटी देते हैं। उसी तरह से वृक्क रोगाधिकार में या कफज प्रमेह में चंदनादिवटी, भैषज रत्नावली में बताएं, तो चंदनादिवटी देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, शिवा गुलिका देते हैं, उससे बहुत अच्छा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फायदा होता है। शिलाजित के कैप्सूल देते हैं, शिलाजत्वादी लौह देते हैं, फिर पुनर्नवा देते हैं, पुनर्नवा से बहुत अच्छा फायदा होता है। गुडुची देते हैं, गुडुची बहुत ही अच्छा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काम करता है। फिर उसके बाद में लोध्रासव, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो लोध्रासव से बहुत अच्छा फायदा होता है। दशमूल हरितकी देने से फायदा होता है। उसी तरह से शोथ है पूरे बॉडी में, मतलब गुड़ अदरक प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें हम लोग बहुत सारे और दवाइयां यूज करते हैं, एक एक दवाइयां भी यूज करें तो फायदा होता है, जैसे कि शतावरी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए अमृत के समान है शतावरी। फिर पुनर्नवा, गोक्षुर, गन्ने का रस, इक्षुरस, गुडुची, दर्भ, चंदन, शिलाजित, कोकिलाक्ष, कुष्मांड, वरुण, अपामार्ग और बेर, बदर और पाषाण भेद बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसका हुआ क्यों है वो हमें देखना पड़ता है। शतावर्यादि कषायम है, शतावर्यादि तेल, घृत को सिद्ध करके मात्रा में से देते हैं, लेकिन पहले आम का पचन करना है। उसी तरह से इसमें हम लोग और भी बहुत सारी दवाइयां देते हैं, जैसे चंदनादि वटी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, पुनर्नवा गुग्गुल, धान्वंतर गुलिका, हिंगू वचादि गुलिका, शिवा गुलिका, शिलाजत्वादि लौह। उसी तरह से आसवरिष्ठ में पुनर्नवासव, चंदनासव, उशिरासव, सारिवाद्यासव, कुमारी आसव, सुकुमार आसव, फिर सुदर्शन आसव, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब आमावस्था निकल जाए और जो नेफ्रॉन्स को हमें रीजनरेट करना है, नेफ्रॉन्स जो डैमेज हो गए उनको नया बनाना है, तो हम लोग कुछ बस्ती भी देते हैं, कुछ खाने के लिए अवपीड़क नहीं देते हैं, मतलब खाने के पहले घी, खाने के बाद घी, अवस्था और अग्नि देख के, खाने के पहले घी, खाने के बाद में 2 टाइम। तो इसमें और बस्ती भी देते हैं, मात्रा बस्ती, जैसे शतावरी घृतम देंगे, उसका अपीडक्स ने बस्ती देंगे, खाने के लिए देंगे, सुकुमार घृतम, बस्त्याश्मंत घृतम, बृहत्यादि घृतम, फिर सारिवाश्मंत घृतम, धान्वंतर घृतम, वर्ण आदि घृतम और त्रिकांत, त्रिकंटक मतलब गोक्षुर घृतम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें रसकल्प हम कम देते हैं, किडनीज में वो फिल्टर होता है तो किडनी को डैमेज करता है, पारागंधक वाला चीजें नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म, फिर कर्पूर शिलाजित भस्म, कपूर गंधी जो शिलाजित होता है, एक गोमूत्र गंधी अच्छा होता है, उससे कम निकृष्ट होता है कर्पूर गंधी, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से प्रवाल भस्म, फिर उसके बाद में क्षार परपटी, स्वर्ण भंग, फिर वसंत कुसुमाकर रस, फिर उसके बाद में सूर्यशार काशीस भस्म, बहुत ही अच्छा काम करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। फिर हमें आगे ये देखना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहीं आगे जाके रीनल फेलियर ना हो जाए या फिर वो इन्फेक्शन ना हो जाए, और उसमें हमें देखना है कि बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, बीपी को हमें मॉनिटर करना है। उसी तरह से हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ किडनी स्टोन नहीं हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ हमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम लोग इसमें रीनल फेलियर देखते हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रहा है कि नहीं, ट्यूमर्स हो रहे हैं कि नहीं, रीनल हाइपरटेंशन है कि नहीं, वो सब चेक करते हैं। दूसरा इसमें हमें खाने पीने का बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो खाना पीना जो है वो मतलब कफ, कफ को शमन करने वाला, एक्सरसाइज करना है, रुक्ष चीजें खाने के लिए देनी है। मैं अभी बताऊंगा, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों में से किसने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट देखे हैं? मैंने देखे हैं, स्टेरॉइड डिपेंडेंट बच्चे देखे हैं जो बचपन से स्टेरॉइड खा रहे थे, बाइसोलोन, प्रिडनिसोलोन, ऐसे दवाइयां खा रहे थे। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए आप, अकेले मैं ही बोलूंगा तो मैं थक जाऊंगा। डॉक्टर पल्लवी मैम, आवाज आ रही है?
डॉक्टर मोनाली मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? किडनी से रिलेटेड कुछ आप लोगों का अनुभव है? महेंद्र सर, प्रशांत भट्ट जी, अभय सर, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं सर? सर नेफ्रेटिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम का पेशेंट तो नहीं देगा, लेकिन ऐसे पेशेंट जरूर आते हैं कि जिनका शुगर लेवल बढ़ गया, उसके कारण उनका ब्लड यूरिया या सीरम क्रिएटिनिन थोड़ा सा राइज हो गया, 2.5 आ गया या 2 आ गया या 1.8 हो गया, या बहुत लंबे समय तक मतलब पेन किलर खाने के बाद उनका ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन जो मतलब बढ़ जाता हैगा। तो वैसे पेशेंट जरूर देखें। तो उसमें चंद्र प्रभावती या गोचुरादि गुग्गुल पुनर्नवा रक्तपाचक मेदोपाचक दे के वो नॉर्मल हो जाता है 1-2 महीने में। तो ऐसे तो नहीं देखे, पर अब देखेंगे तो जरूर सर ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे। हाँ, तो इसमें कफज शोथ अगर हम लोग देख रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखना है। तो कफज शोथ अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें कटुरस, उष्ण द्रव्य, विविध प्रकार के क्षार का प्रयोग करना है, मूत्रों का प्रयोग करना है, तक्र का प्रयोग करना है, आसवरिष्टों का प्रयोग करना है, युक्ति पूर्वक करना है। ऐसे कुछ भी किसी को कुछ नहीं देना है। अगर दोष बहुत ज्यादा बड़े हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो अगर पेशेंट वमन के लिए आ रहे हैं तो वमन करा देना चाहिए। वमन से बहुत ही अच्छा फायदा होता है, कफ दोष निकलने से बहुत पेशेंट को रिलीफ मिलता है। शोथ है तो मदन फल पिप्पली का चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी तीक्ष्ण विरेचन देने से पूरा बॉडी का फ्लूइड निकल जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें हम इच्छा विधि जैसे त्रिवितलेम जैसे स्ट्रॉन्ग दवाइयां भी देते हैं। इसी तरह से इसमें बस्ती जो है मर्म, महामर्म है, उसका उपघात रहता है। तो मूत्र व स्त्रोतस को काम करने वाली दवाइयां जैसे मूत्र विरेचनीय द्रव्य जो है और मूत्रल द्रव्य है, वह अगर देते हैं तो शरीर का क्लेद कम हो जाता है। उसी तरह से कफशोथ धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है। इसलिए शोथ की चिकित्सा अधिक दिन तक करनी पड़ती है। मिनिमम 4 महीने, 1.5 साल या 3 साल, 4 साल ऐसे कंटिन्यू देना पड़ता है। शमनोपचार में पुनर्नवा, शुंठी, देवदार, हरित की, अदरक, शिलाजीत ये द्रव्य उपयोगी हैं। पुनर्नवादी क्वाथ या पथ्यादि क्वाथ देने से फायदा होता है। और इसमें अगर हम शोथ देख रहे हैं तो गुड़ाद्रक प्रयोग का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसमें गुड़ और शुंठी एकत्रित करके देने से फायदा होता है। हर रोज धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, मतलब सुबह थोड़ा खाए फिर थोड़ा खाए, जो लोग डायबिटिक नहीं है उनके लिए। और गुड़ और अदरक या गुड़ और शुंठी को 125 ग्राम तक अगर हम लोग ले जाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर धीरे धीरे कम करना है। तो गुड़ अदरक प्रयोग रसायन की तरह अगर हम लोग प्रयोग करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम काफी हद तक कवर हो जाता, ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसमें कफर शोथ अगर मान रहे हैं तो गोमूत्र का प्रयोग करने से फायदा होता है। 100 ml तक गोमूत्र सुबह भूखे पेट पीना है, फ्रेश गोमूत्र पीना है, या गोमूत्र अर्क का प्रयोग करना है। इसी तरह से पुनर्नवा मंडूर, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शिलाजीत का प्रयोग करने से फायदा होता है। शिलाजीत को त्रिफलाक्वाथ के साथ अगर लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंद्र प्रभावटी तो बहुत ही दिव्य दवाई है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। इसी तरह से इसमें हम लोग आरोग्यवर्धनी बटी भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। रस कल्प है तो हिसाब से करना चाहिए। कुटकी और ताम्रयुक्त कल्प है आरोग्यवर्धनी बटी, इसको देने से फायदा होता है। किडनी अगर डैमेज ज्यादा नहीं हुआ है तो हम लोग आरोग्यवर्धनी बटी प्रयोग कर सकते हैं। जीएफआर अगर ठीक है तो प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें हम लोग जो मतलब पेशेंट का शोथ वगैरह कम हो गया और किडनी को अच्छा ताकत देना है और मूत्र की उत्पत्ति को अच्छा करना है, तो बकरे का जो इंटेस्टाइन होता है उसको काट के उसका सूप बना के दें, उसी का बस्ती दें, जिसको हम लोग वजेरी बोलते हैं, वजेरी, उसका अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और सार किट विभाजन अच्छा करना है तो हमें ग्रहणी कला को भी अच्छा करना है, तो आरोग्यवर्धनी बट्टी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पुनर्नवा, फिर और कुछ किडनी के ऊपर जो वहां पे किडनी के ऊपर जो एरिया होता है वहां पे अगर दशांग लेप, लेप गुटिका, देवदार और शुंठी का लेप करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें पेशेंट को कम से कम पानी पीना है, ज्यादा पानी पीना नुकसानदायक होता है, अग्निमंद रहता है। उसी तरह से पेशेंट को हो सके तो दूध पे रखना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को खाना देना है तो लघु, उष्ण और अल्प मात्रा में आहार देना है। आहार में शालीषष्ठिक चावल, मूंग का प्रयोग, जौ का प्रयोग अच्छा रहता है। शिगरू का प्रयोग, पटोल, पुनर्नवा, कच्चा मूली का सब्जियां, जांगल मांस रस और चिकन का मांस रस दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। अपत्यकर आहार में कफ वर्धक चीजें जैसे अनूप मांस, ग्राम्य आहार, लवण का सेवन, दही का सेवन, लवण कम खाना है, ज्यादा नमक नहीं खाना,
मद्य नहीं पीना है, पिष्टमय पदार्थ, बाहर का जंक फूड, अध्यशन, बिना भूख के खाना खाना, असात्म्य भोजन, गुरु और विदाही चीजें, ये कम करना है। उसी तरह से विश्राम कराना है पेशेंट को। और हमें ये करना है पूरा पेशेंट में कि हम लोग शोथ की चिकित्सा कर रहे हैं। अगर उदर की तरफ व्याधि जा रहा है तो जलोदर की चिकित्सा करें। जहाँ पे उदरही तो विरेच नहीं वो बोला है, तो उसमें अगर लीवर और स्प्लीन इन्वॉल्वमेंट है तो रोहित का रिश दे सकते हैं, काल में घासव, यकृत प्लिहारी लौ, परपट्टी कल्प, और विरेचन करें, दूध पे रखें। अगर वो प्लूरेसी जैसा है तो लंग्स पे काम करने वाली दवाइयां जैसे कंटकारी है, भारंगी है, कर्कट श्रृंगी है, त्रिकटु है, पंचकोल है, उसका प्रयोग करें। जैसा व्याधि है उसका मतलब एक प्रधान व्याधि है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे परतंत्र व्याधि हैं। हमें स्वतंत्र व्याधि भी करना है, परतंत्र व्याधि भी करना है। ऐसे जब हम लोग करते जाते हैं तो हमारा पेशेंट ठीक होते जाता है, लेकिन इसको टाइम लगता है। पेशेंट को कभी ये मत बोले कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम 1 महीने में पूरा ठीक कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, अभय सर, कोई भी बोल सकते हैं, जिसको भी बोलने का मन है बोल सकते हैं। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर बोलिए सर, आपने पेशेंट देखे? हाँ सर, मैंने पेशेंट देखे हैं, ज्यादा नहीं, 4 से पेशेंट तो आए ही हैं। तो सर इसमें जो फेस होता है तो मून शेप हो जाता है इनका, चंद्रमा की आकृति बहुत एकदम जो होता है जैसे कफे शो दो इस तरह से हो जाता है। तो लेकिन पेशेंट रुकते नहीं, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है तो भाग जाते हैं कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है सर। लगभग यही ट्रीटमेंट दिया है एक सर आपका जो है क्या कहते हैं गुरु जी की, वो है जो फार्मूला वो है, उसमें से आपने बताया था देने के लिए गंबारी, और सर मैं नाम भूल रहा हूँ उसका पूरा, गंबारी था और 2 ड्रग और थे। तो उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ था। एक पेशेंट आया था तो उसके ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग एडिमा था, और मतलब लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, एब्डोमेन और फेस पे। तो 1 महीने में काफी हद तक उसे आराम मिल गया था सब कुछ देने के बाद। लेकिन वही है, उसका अग्निमान था, वो भाग गया कि आराम नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है। तो पहले तो मैं दीपन पाचन अनुलोमन इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम दीपन पाचन कर रहे हैं तो कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य लंघन और रुक्षण करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेदोवस स्रोतस का मूल स्थान वृक्क के बताएं, वपावाहन और मेद, सॉरी वपावाहन और वृक्क के बताएं। तो यहाँ पे मेद की भी चिकित्सा करनी है, क्योंकि मेद यहाँ पे बद्ध है, कफत प्रमेह जैसे सिम्टम है, तो इसलिए लंघन कराना है, रुक्षण कराना है, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसमें हम लोग बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ दवाई बता रहा हूँ, जैसे हरितकी दे, कटफल दे, मुस्ता, लोद्र, पाठा, विड़ंग, अर्जुन की छाल, रक्त धमासा, हल्दी, दारू हल्दी, तगर, विड़ंग, कदम, साग, अर्जुन त्वक, अजवाइन, दारू हरिद्रा, विड़ंग, फिर देवदार, कुष्ठ वनस्पति, अगरू, अग्निमंथ, हरितकी, आंवला, त्रिफला, पाठा, मुरवा, गोक्षुर, इनका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर है हम लोग इसमें वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करें, स्वर्ण राजभंगेश्वर, अस्नादि अयस्कृति का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से असंहत धातु जो है, मतलब जो जुड़े हुए धातु नहीं है, असंहत धातुओं का लेखन करना है, धातु शैथिल्यता को दूर करना है। धातु शैथिल्यता को कौन दूर करता है? तो हमारा शिलाजित सर्वश्रेष्ठ अच्छा दवाई है, तो शिलाजित का प्रयोग करें। उसी तरह से त्रिफला रसायन का प्रयोग करें। और दूसरा, हमें विरेचन कराना बहुत अच्छा रहता है, गंधर्व हृदकी है, आरकवत, द्राक्षा, निशोत्तर, जैसे विरेचन होगा ना बॉडी का पानी निकलेगा और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, जो शोथ हुआ है वह कम हो जाता है। और तो उष्ण लेखन और अपतर्पण चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, तो आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रक्तपाचक, मेदोपाचक देते हैं हम लोग, बहुत अच्छा फायदा होता है। चंद्र प्रभावती, मैंने बाकी सब तो बता ही दिया अपने तरफ से। किसी को कुछ बोलना है? लेकिन पेशेंट को ज्यादा दिन तक दवाई देना है, रसायन देना है, हमें धात्वग्नि को ठीक करना है, धात्वग्नि मानदे को ठीक करना है, भूताग्नि मानदे को ठीक करना है। और जो जो बीमारी है, जैसे शोथ है तो कफत शोथ, पांडु है तो पांडु रोग के लिए क्या मेडिसिन है, तो उसमें पहले तो विरेचन करा देना है, मृदु विरेचन, वमन करा देना है। उसके बाद में स्नेहन करके, और उसके बाद में लौहकल्प दे सकते हैं, जैसे पुनर्नवादि मंडूर, ताप्यदि लौ, नवायस लौ, या फिर हम लोग दाढ़ी मावले, द्राक्षावले, द्राक्षारेश, पुनर्नवासव,
आरोग्यवर्धिनी बटी, फिर बहुत सारे सप्तामृत लौ, ये जो हम देंगे तो उससे एचबी लेवल अच्छा हो जाता है। मंडूर भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वो से अच्छा होता है। प्लूरेसी है तो लंग्स पे काम करने वाली दवाइयां हैं, क्योंकि लंग्स को मजबूत है। अश्वगंधा अवले हो गया, फिर तांबुल्लेहम हो गया, कंटकारी अवले, सौभाग्य शुंठी पाक, भारंगी आदि अवले, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। विस्तार से हम लोग अगर वर्णन कर सोचें तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बहुत और करना पड़ेगा। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। और बोला है रोगा सर्वे पे मंदाग्नो, रोग जितने होते हैं उसमें अग्निमांद्य होता ही है। तो अग्निमांद्य को हमें ठीक करना है। अग्निमांद्य के वजह से अन्न का सम्यक पचन नहीं हो पाता है। अग्नि का प्रमुख स्थान ग्रहणी होता है, ग्रहणी को वहां पे अग्नि की दृष्टि होने की वजह से सार्किट विभाजन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर व्याधि का स्वभाव होने से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अंबु व स्त्रोतस की दृष्टि है, स्वेद व स्त्रोतस की दृष्टि है। उदर में प्राण अग्नि और अपान समान इन सब की दृष्टि हो रही है। तो यहाँ पे हमें अग्नि को अच्छा करना है, आधमान और जो सिम्टम्स है उस हिसाब से चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैं अपने तरफ से और बताने का कोशिश करता हूँ। हम लोग विरेचन कराना है तो हम लोग इच्छा भेदी, अश्वगंचुकी, नाराज रस, जलोदरारी रस, अभ्यादि मोदक, इनका व्यक्तिगत कोष्ठ के हिसाब से हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। शमन चिकित्सा में दूध पे रखना है पेशेंट को, सुचेखर रस, आरोग्यवर्धिनी, शंख भस्म, ये सब देते हैं। आरोग्यवर्धिनी सबसे अच्छी दवाई है। अगर अच्छी तरह से आरोग्यवर्धिनी बनाई है तो बहुत अच्छा फायदा होता है ना। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को ठीक करना मुश्किल नहीं है। और दूसरा बात है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद भी मतलब सारा प्रोटीन लॉस वगैरह ठीक हो गया है, हमने धात्वग्नि को अच्छा कर दिया, भूताग्नि को अच्छा कर दिया, पेशेंट का प्रोटीन लॉस बंद हो गया है, तो हम लोग अपुनर्भव चिकित्सा देते हैं। अपुनर्भव चिकित्सा में पुनर्नवाष्टक वात, क्योंकि वय स्थापन गण में भी है, शोथक भी है, तो पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवाष्टक वात, ये सब देते हैं। और ग्रहणी को ठीक करते हैं तो परपटी कल्प है, अग्निदीपक है, ग्राही है। फिर उसके बाद में पिप्पली का प्रयोग कुछ कुछ दिन पे बीच बीच में करते हैं। रस परपटी का प्रयोग करते हैं, चतुष्षष्ठी पिप्पली का प्रयोग करते हैं। तो अगर 2-3 साल तक अपुनर्भव चिकित्सा किया जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक ही हो जाते हैं। जी प्लीज, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकती हैं। यस सर, सर थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक है सर, आपने सारा सब चीज कवर कर दिया। और बहुत कॉमन पेशेंट्स अभी बहुत इजीली मिल जाते। पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम साल में 2-4 केसेस ऐसे कभी मिलता था, लेकिन देरा हेतु ऐसे है कि जो आपके प्रोटीनूरिया में कन्वर्ट होते हैं, जेपार कम हो जाता है। आपने जैसे बोला कि मेदा अवरोध जन्य या फिर ग्रहणी दृष्टि या फिर कफज ग्रहणी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो जो शोथ है वो प्रधानता से शोथ और प्रोटीनूरिया और एक सीवियर वीकनेस रहता है। और मेनी अ टाइम पेशेंट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में भी जाता है, मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की दवाइयां देने के बाद में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पहुंचता है। और जब आप जैसे आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया और अगर प्रॉपर आपने हेतु ये करके पेशेंट से पथ्य अच्छे अगर लिए गए, उसने अगर कर्म अच्छे किए, इवन बस्ती विरेचन, ये दोनों भी चीजें रिवर्सल में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है सर। क्योंकि देर इज ऑलवेज एन इन्फ्लेमेशन इनटू ग्लोमेरुलस। तो वहाँ के एरिया में हम जो हमारी क्लेदग्न चिकित्सा है या हमारी दीपन पाचन चिकित्सा करने के बाद में हम जब ग्रहणी पे काम करते हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे पानी का अगर मुस्तासिद्ध जल पे रखते हैं और नॉर्मल पानी बंद कर देते हैं तो दीपन पाचन पानी से भी होता है। और खान पान पे वक्त में भी आपने बहुत अच्छी तरह से ये ध्यान देना चाहिए कि वो मतलब उसको संतर्पण ना हो, लेकिन अपतर्पण और अग्नि दीपन ये दोनों चीज, क्योंकि सर्वांग शैथिल्य बहुत सीवियर रहता है, पेशेंट काम नहीं कर पाता, उठ नहीं पाता है। इस वजह से उसको नॉर्मलिटी में लाने के लिए और जैसे जैसे आपका जीएफआर बढ़ेगा उसके बाद में प्रोटीन कम होगा, पेशेंट का रिवर्सल बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। अगर उसने और साल में जैसे आपने बताया तो भले ही 2-3 साल में वो रिकवर हो जाए या उसका मेंटेनेंस अच्छा आ जाए, फिर भी कर्म करते रहना है उसके ऊपर। कभी बस्ती दीजिए, कभी विरेचन दीजिए, दीपन पाचन उसका रेगुलर डोज दीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं नाभि पूरण भी करती हूँ सर ऐसे, इसमें पेशेंट का शैथिल्य जो भी है वो क्योंकि अपना अग्नि का स्थान भी और दूसरा नाभि पूरण उसको थोड़ा सा ये कराता है, क्योंकि काफी पेशेंट डिसहार्टेंड हो जाता है
क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रिवर्सल इजी है। जीएफआर पे आपका थोड़ा कंट्रोल रखते, प्रोटीनूरिया चेक कराते रहे तो पता चलता है। और मेन सबसे मेन इसका स्पेसिफिक सिम्टम फ्रॉदी यूरिन होती है, मतलब सफेद यूरिनेशन होता है, तो उसपे से हमें पता चलता है। तो हमारी जो मूत्र परीक्षण की चिकित्सा है, जो हमारा परीक्षण है, वो करने से भी हमें ध्यान में आ जाता है कि पेशेंट का प्रोटीनूरिया रुका है कि नहीं। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया सर। और क्या है कि आमावस्था जब चली जाती है तो हम्म हम आमावस्था के बाद में नेफ्रॉन्स को बल देना है, उसका हम्म फंक्शन प्रोटीन लॉस ना हो, इसलिए हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं। टिक क्षीर बस्ती सर, मात्र यस। तेल और तिक्तक क्षीर शीर बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ हाँ, बस ये देना ही पड़ता है सर किडनी फेलियर। जी अक्वाशय पे काम किए बगैर रिवर्सल, और जहाँ पे भी ग्लोमेरुलस या रीनल ट्यूब्यूल्स या यहाँ पे हमें रीजनरेटिव प्रोसेस में ही करना है। तो जब आपका अग्नि अच्छी तरह से हो जाता है तो आपने उसकी जेनेसिस के लिए आपको अलग अलग बस्ती है, खान पान में से उसको भ्रूणीय चिकित्सा है, वो सारी चीजें देनी पड़ती है, सिद्ध यवागु वगैरह। जी ठीक है। तो आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग आयुर्वेद से ऐसे केसेस लीजिए। जहां पर भी आप अटकेंगे तो आप हमें जरूर कॉल करिए, हम आप लोगों को हेलो। सपोर्ट करेंगे। जी आरती हेलो। मैम बताइए। जी मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें आपने बहुत अच्छा बताया तिक्तशीर वस्ती का। सर जैसे ये वस्ती देते हैं तो ये कितने समय तक दे सकते हैं, और इसमें जैसे छोटे बच्चे आते हैं पर्टिकुलरली इस रोग में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो जैसे 5 to 14 ईयर के बीच में अगर जैसे कोई बच्चा आता है तो कितनी डोज रहेगी, और कौन सा घृत वगैरह इसमें सेफ रहेगा, घृत या तय, मतलब घृत नॉर्मली हम घृत घृत अच्छा देते हैं ना रहता है। वस्ती में। हाँ त्रिकंटकादि जी। त्रिकंटकादि घृत यहाँ पे चलता है, बस्ते अश्मंतक घृत, या आप महातिक्तक ठीक घृत है भी सर। डालेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन गोक्षुरादि त्रिकंटकादि घृत मिलता है, गोक्षुर का घृत, वो अच्छा काम करता है। ठीक वरुण है। आदि घृत मिलता है, अगर आप नहीं है तो बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। ठीक है सर। और सर इसमें जैसे हम तिक्तशीर वस्ती जैसे लगातार ही देते हैं पेशेंट को, जैसे 16 दिन 32 दिन देते रहते हैं, तो बीच में क्या हमें ये अनुवासन भी देना चाहिए या हाँ कंटिन्यूस यही करते हाँ, रहे? नहीं अनुवासन भी दे सकते हैं अग्नि को अच्छा करते हुए। अग्नि कंटिन्यू अच्छा रहे इसलिए पुनर्नवासव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट ऐसे कुछ दें, अग्नि अच्छा रहेगा। दीपन पाचन होते रहा तो बीच बीच में हम धानवंतर तेल का एक दिन, या शीरबला तेल का एक दिन, या चंदन मला लाक्षादी तेल का एक दिन, और एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती। और तिक्तक क्षीर बस्ती में केवल क्षीर नहीं है, उसमें हम लोग घी भी डाल के दे रहे हैं, इसलिए मात्रा बस्ती के हिसाब से बच्चों को देना है तो 45-60 ml तक हम लोग देते हैं, बड़े को 100 ml तक ठीक है देते सर। हैं। कम ज्यादा हम कर सकते हैं सर पेशेंट। इसमें, हाँ, इसमें चंदन बला लाक्षादी तेल जो आपने बताया सर, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अगर अल्टरनेट डे पे ये और ये दोनों पैरेलल में दें तो सर इसमें काफी फर्क पड़ता है सर, क्योंकि इसमें चंदन मतलब लाक्षा में, सोजिश वगैरह में। हाँ उसमें लाक्षा है, तो लाक्षा जो है वो संधान करता है जहां पे नेफ्रॉन्स वीक हो रहे हैं और प्रोटीन लॉस हो रहा है ना, तो वहां पे हमें संधान करना, मतलब मजबूत करना जरूरी है, नेफ्रॉन्स को ताकत देना है, उसके सेल्स को मतलब जो फ्रजाइल हो गए हैं वो नहीं फिल्टर कर पा रहे हैं। इसीलिए चंदन वाला लाक्षादी तेल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे मेरे प्रैक्टिस में। और सर इसमें एक और चीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं सर, जैसे इसमें जो वायु विडंग रहता है सर, उसका बहुत अच्छा रोल आता है, क्योंकि वो कफज रोगों पे भी काम करता है। जैसे इसमें आपने कफज प्रमेय का बताया, तो सर जैसे एक लेक्चर में आपने ही गाइड किया था वायु विडंग का, जैसे तेल का, उसके साथ चंदन बला लाक्षादी तेल मिलाकर सर, दोनों हाँ मिलाकर सर जब बस्ती देते हैं तो सर इसमें बहुत ही मतलब मिरेकुलस रिजल्ट आता है इसमें। बराबर, वो दीपन पाचन भी करता है, कृमिक भी रहता है, कृमि की अगर हाँ जी सर। संप्राप्ति और सर वायु विडंग इटसेल्फ रसायन भी है। जी, और बहुत जगह रंग पे सर रसायन जैसे बताया ये सुश्रुत तिक्तशीर का। बस्ती देते, हाँ जी, जैसे ये तिक्तशीर बस्ती देते हैं सर, इसमें जो एक इंग्रेडिएंट यष्टि मधु भी रहता है बहुत, जैसे नीरू बस्ती भी हम देते हैं, मतलब क्योंकि ये तिक्तशीर बस्ती नीरू और अनुवासन दोनों का एक तरह योग रहता है, तो उसमें बहुत सारी बस्ती में जैसे चक्षुष्य यापन बस्ती है कोई भी है, तो उसमें यष्टि मधु जो सर कंटेंट है, यष्टि मधु का कल स्पेशली यूज करने के लिए बोला गया, जो इसका ऑलरेडी इसका कंटेंट है, तो सर वो बहुत सारे योगों में आता है, ये दशे मानिए में बराबर, काफी में आता है ये यष्टि मधु। तो सर वो बहुत ही अच्छा हीलिंग और संधानी का भी काम करता है।
यष्टि मधु ऑयल, चंदन बला लाक्षादि और विडंब तेल, सर इनको जैसे बीच बीच में अल्टरनेट करके जब हम देते हैं तो सर अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। हाँ, और संधानीय में है यष्टि मधु, वो है, तो वो देने से सच में फायदा हो जाता है। और दूसरा क्या है कि तिक्तक क्षीर बस्ती में जो पटोल है वो रस धातु पे काम कर रहा है, रस पाचक है, वो रस पाचक में है, तो रस की अग्नि को अच्छा कर रहा है, आहार रस को अच्छा कर रहा है। तो पटोल है, फिर यष्टि मधु, किरात तिक्त, गुडुचि, इसका हम शीर पाक दे रहे हैं, तो एक तरह से ब्रिहण भी कर रहे हैं, नेफ्रॉन्स को भी अच्छा बनाएगा, रसायन होने की वजह से नया रीजनरेट करता है, जो डैमेज हो गए नेफ्रॉन्स उनको अच्छा करता है। और दूसरा बात है कि हमें ये तिक्तक क्षीर बस्ती वगैरह बस्ती कब देना है, जब आमावस्था निकल जाए तब देना है, नहीं तो पहले दिन से अगर आप ये सब बस्ती वस्ती देंगे तो फायदा नहीं होगा। दूसरा बात है कि अगर पेशेंट बहुत वीक है, क्रुश हो गया है और उसको ब्रिहण करना है, तो ऊपर से खाने के लिए भी अश्वगंधा घृत, बला घृत, विदार्यादि घृत दें, और नीचे बस्ती से भी तिक्तक क्षीर में डाल के अश्वगंधा घृत का ऐसे शीर पाक मिक्स करके और वो दें, या बलादि घृत, शतावरी घृत। शतावरी जो है वो किडनी के लिए रसायन होता है, इसलिए त्रिमर में चिकित्सा में क्या बोले हैं, शतावरी आदि घृत बताए। तो शतावरी का अगर घृत सिद्ध करके और तिक्तक क्षीर बस्ती में ऐड करके दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। जी, आपको और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर शतावरी अकेला या शतावरी आदि घृत बोल रहे हो आप? शतावरी आदि घृत है वो चरक संहिता में देखिए, सिद्धि स्थान में त्रिमर्म्य में, वो जी हमारे सर, सर हमेशा बताते हैं। ठीक, थैंक यू। जी, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग पेशेंट देखिए, हर पेशेंट अलग होता है, जहां पर आप लोग को नहीं आएगा आप हमसे पूछिए, जो प्रैक्टिशनर लोग होते हैं वो उनका अनुभव होता है, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं। ठीक है, सर तो एक मैं क्वेश्चन सेशन, था आपको। हाँ बोलिए। सर हाइपरटेंशन इंड्यूस जो सीकेडी है सर, उस इस कंडीशन में आप मतलब कैसे करें, क्योंकि उनका मेडिसिन इंड्यूस रहता है वो, और दूसरा चीज ये है कि पेशेंट धीरे धीरे करके किडनी फेलियर में जाता है, फिर किडनी फेलियर के बाद में भी उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में आप एलोपैथिक ड्रग्स का बस्ती, क्या करते हैं? बस्ती, बस्ती, हाँ, बस्ती अपना देते हैं ट्रीटमेंट तो नहीं। हो हाँ, जाता है। बस्ती से जैसे धानवंतर तेल का दीजिए, दशमूल काढ़े का दीजिए, जब वायु का अनुलोमन होगा, अपने आप जो प्रेशर आ रहा है बीपी का, वो कंट्रोल हो जाता है। और आयुर्वेदिक ड्रग्स सर, जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं? तो हम पूरा बंद नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद के हम लोग मुक्तावटी वगैरह देते हैं, बीपी ग्रेड देते हैं, योगेंद्र रस देते हैं, स्वर्ण सूट शेखर देते हैं, और रसायन देते हैं, बाम रसायन देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। कोई भी बीपी की एलोपैथी की दवाइयां नहीं बंद करनी हमें, धीरे धीरे उसका देखना है क्या कितना कंट्रोल हो रहा है कितना नहीं। यस। सर ये जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, या क्या कहते हैं, प्रोटीनिया हो रही है एडल्ट पेशेंट के अंदर, और तो उन्हें सर शतावरी आदि घृत की बस्ती दी जाए तो क्या उसमें प्रोटीनिया आराम होगा? हाँ, वही तो हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे भी प्रोटीन लॉस हो रहा है वही देते हैं। और एक हमारे सर का फॉर्मूला बुक में देखिए, एल्बुमिन काढ़ा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। आशा गंभारी और ये कुछ और है। हाँ, बहुत अच्छा काम करता है एल्बुमिन काढ़ा, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए। जी जी सर। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि आप लोग में हिम्मत मतलब संघर्ष मत छोड़िए, पेशेंट को आप देखते रहिए, देखते रहिए, आपका जितना कर्माभ्यास होगा उतना हस्त कौशल्यता बढ़ेगी, उतना आप लोग और सक्सेसफुल होंगे। अगर आप करेंगे नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम नहीं कर सकते, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजो, यूरोलॉजिस्ट के पास भेजो, वो स्टेंट बिठाएंगे, वो ये करें, स्टेरॉइड देंगे, जब चिकित्सा है तो हम क्यों करें, ऐसा जब निगेटिव थॉट्स लाएंगे आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको करना है, सारे पेशेंट लेना है। और हाँ, मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर मनीषा मैम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपका कोई अनुभव है क्या? मनीषा मैडम जी, हाँ कृपया आप कुछ जी बोलना सर, चाहते, जी सर, अब आ रही है? क्या आप बाहर हैं? मेरी आवाज आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है, नहीं नहीं, आवाज आप आ रही है, बोलिए। नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ हाँ, हाँ जी, बोलिए हाँ मैम। जी। हाँ जी सर, ये बहुत जरूरी है, और आप बहुत हिम्मत भी बंधाते सर, मैं भी ऐसी रिस्क ली
हूँ और अभी पेशेंट चल भी रहे हैं और आपके गाइडलाइन में भी जितनी सारी चीजें थी उसको भी मैंने इम्प्लीमेंट किया और युक्तिगत भी मैंने दिया और वस्ती बहुत अच्छा काम किया इसमें सर। और पेशेंट का भी बहुत अच्छा कंडीशन है। मैं तो सर्जरी के लिए भी पूरा क्रॉनिक था उसका कंडीशन और यूरिन बहुत मुश्किल जाता था। 8-10 साल से उसने एलोपैथी लेकर के विदाउट मेडिसिन उसको यूरिन भी पास नहीं होता था। बट अभी तो सारी मेडिसिन छूट गई है, यूरिन भी अच्छा पास आउट हो रहा है और कंडीशन भी अच्छी है। पेशेंट का बीपी शुगर एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है क्योंकि हाई रहता था। और सर उसको थोड़ा मैम सा थ्रोम्बोस है। का शेयर कीजिए जो आप इसमें दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं पेशेंट को भी लाऊंगी और बहुत अच्छा है अभी। और अभी थोड़ा सा ब्लड में मैंने रक्त मोक्षण जब किया उसका तो ब्लड थोड़ा थ्रोम्बोस थे उसमें बहुत मतलब उसके पित्त पित्त काफी उसमें ब्लड में दिखे और फ्लैश मार्क भी दिखा। तो फिर उसके लिए भी मैं चला रही हूँ मैं। जी हेलो। हाँ जी हाँ हाँ मैम। जी थोड़ा सर, सा हाँ जी सर, वो थोड़ा बस्ती सा एक्सप्लेन बस्ती करिए ना पूरा पेशेंट क्या है। कट। हाँ जी, ये जो उसका 67 है। मेरे को तो आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क कट कट के आ रहे हैं। मनीषा मैडम थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ आप बोलिए, कट कट के आवाज आ रही है। मैं उसको और अभ्यंग स्वेदन मेडिसिन हाँ सर, कट जा रहा है नेटवर्क का बहुत जी हाँ, बारिश अभी आया सर। अभी आ रही है। हाँ हेलो। बताइए। हाँ बताइए। हाँ जी सर, कटी स्नान कराना और बस्ती देना, अभ्यंग स्वेदन कराना और नहीं नहीं, नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हम बाद में मनीषा मैडम से इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। तो थैंक यू, प्रणाम। अब हम लोग 9 बजे मिलते हैं। सभी को प्रणाम।